कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी इमेज राहुल गांधी ने बनाई थी जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि ये राजनीतिक रूप से एक मजबूत स्टैंड के साथ वोट में तब्दील करने के लिए राहुल गांधी का बड़ा प्लान था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। अपने राजनीतिक कद को फिर से रिवाइव करने की, कांग्रेस को बचाने की, कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है उसे सामने लाने की। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ राहुल गांधी के इर्द गिर्द क्यों घूम रही हैं? क्योंकि राहुल ही कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार के इर्द गिर्द की राजनीति, ऐसा आरोप हमेशा से बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। राजनीति नैरेटिव का खेल है और बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ नैरेटिव बनाने में कामयाब रही है। राहुल उससे कैसे निकलेंगे, राहुल के लिए आगे की क्या प्लानिंग है, राहुल की राजनीतिक सूझबूझ वोट में क्यों नहीं तब्दील हो पा रही है, क्यों कांग्रेस लगातार राहुल के नेतृत्व में प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, ये और इस तरह के तमाम सवाल सियासी गलियारों में और राजनीतिक पंडितों के लिए चर्चा का विषय है। इसलिए एक ऐसे ही राजनीतिक पंडित को हमने भी, वरिष्ठ पत्रकार को हमने भी अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, अमर उजाला के सलाहकार संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस की नब्ज से हम सबको रूबरू कराते रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी पर चर्चा के लिए मुझे लगता है इससे कोई बेहतरीन चेहरा नहीं था। सर, बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। मेरा पहला सवाल, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि राजनीति जो है वो नैरेटिव वाली लड़ाई है, तो क्या ये समझें कि राहुल गांधी इमेज बिल्डिंग में जो एक तरीके का काम था वो कर गए, ग्राउंड बिल्डिंग नहीं हो पाई, शायद इसलिए इस तरीके की छवि में है? देखिए, राहुल गांधी को अगर समझना है आपको या हमको, तो दो चीज़ें रखनी पड़ेंगी। पहला तो जो राजनीति का जो परंपरागत तरीका है या परंपरागत कसौटी है, परंपरागत मानदंड है, उनसे थोड़ा अलग हटना पड़ेगा। और दूसरा, बीजेपी के नैरेटिव से बाहर निकलना पड़ेगा, तब हम राहुल गांधी को समझ सकते हैं। मैं 2004 से, जब राहुल गांधी पहली बार अमेठी के सांसद चुने गए थे, तब से राहुल गांधी को फॉलो कर रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट के रूप में उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और मेरी राय राहुल गांधी के बारे में जो आज है वही 2004 में भी थी, 2009 में भी थी, 2014 में भी थी, 2019 में भी थी। नतीजे चुनावी चाहे जो भी हों, अच्छे हों बुरे हों, जो भी हों, क्योंकि जो पैरामीटर्स पर हम राहुल गांधी को आंकते हैं, दरअसल वो पैरामीटर सामान्य राजनीति के नहीं है। सामान्य राजनीति क्या है? सामान्य राजनीति जोड़ तोड़ की राजनीति है, सामान्य राजनीति मंच से बड़े बड़े भाषण देने की राजनीति है, सामान्य राजनीति ऑप्टिक्स की है, सामान्य जो परंपरागत राजनीति है, बहुत कुछ करने की है, जो काफ़ी हद तक सोनिया जी ने की। जब उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली थी तो उन्होंने की उस तरह से। राहुल गांधी शायद उससे जो है, चूँकि राहुल गांधी उससे थोड़ा अलग सोच के हैं, उनका थॉट प्रोसेस अलग है, इसलिए हम सबको ये लगता रहा कि राहुल गांधी कई बार हमको रिलेक्टेंट मानते रहे, कई बार हम मानते रहे वैसे थोपा गया है उनके ऊपर। लेकिन दरअसल राहुल गांधी का जो स्वभाव है, उनकी कमियां और उनकी अच्छाइयां दोनों पर चर्चा करनी चाहिए। कमी उनकी क्या है? कमी उनकी ये है कि कम्युनिकेशन स्किल जो है, जो राजनीति की एक पहली आवश्यकता है, कि आप संवाद जब करते हैं तो संवाद बहुत प्रभावशाली होना चाहिए, नाटकीयता होनी चाहिए, उसमें रिटॉरिक्स होने चाहिए, है। क्योंकि भारतीय राजनीति उसी से चलती है, हम उसी के इर्द गिर्द सुनने के आदी हैं। हमें अटल जी का भाषण बड़ा अच्छा लगता था, हमें मोदी जी का भाषण बड़ा अच्छा लगता है, हमें और तमाम जो नेताओं के, लालू जी का भाषण बहुत अच्छा था। जब लालू जी अपने पीक पे थे तो क्या उसमें कंटेंट हो ना हो, लेकिन भाषण अच्छा लगता था। तो राहुल गांधी जब भाषण देते हैं तो वो बिल्कुल उस कसौटी पे खरा नहीं उतरता, तो कई बार लगता है क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि परंपरागत राजनीति के जो मानदंड, जो कसौटियां हैं, उनसे आपको अलग हटकर राहुल गांधी को समझना पड़ेगा। एक तो राहुल गांधी कुछ मामलों में वक्त से आगे हैं। मेरा सवाल ये कि जैसे वो बहुत आक्रामक विपक्ष के नेता भी अपने आप को कई बार दिखाते हैं, हमने सदन में देखा, फिर वो फिटनेस फ्रीक जैसा खुद को बनने लगते हैं, एकदम टाइट टी शर्ट पहने और युवाओं को असल में बहुत एकदम जंप कर गई। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, क्योंकि आप जिस तरीके की बात कर रहे थे कि वो शुरुआत से अमेठी जैसे उसमें थे, तो मैंने कहा क्या वो उनकी राजनीतिक स्थिति जो स्पष्ट नहीं है? अगर मैं पूरा बोल लेता तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाता।
इसीलिए मैंने कहा ना, उस वक्त 2004 से लेकर के और 2009 तक वो सिर्फ अमेठी पे कंसंट्रेट रहे। उसके बाद वो जनरल सेक्रेटरी बने और उनको दिया गया एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस। तो वो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के इंचार्ज थे, वो सिर्फ उसकी बात करते थे। और उसमें उन्होंने 2 प्रयोग किए, जो प्रयोग अगर आप सैद्धांतिक रूप से देखें, एकेडमिकली देखें, तो बहुत अच्छे प्रयोग थे। उन्होंने पार्टी को डेमोक्रेटाइज करने के लिए कहा कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में इलेक्शन होगा पदाधिकारियों का। अच्छा, ये राहुल जी ने शुरू ये राहुल जी का ही आइडिया था। उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं होगा कि फलाना नेता जो है वो हैवीवेट है, हाँ। उसने अपने आदमी को बना दिया प्रदेश में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, या जिले में बना दिया। तो नेताओं के जो प्रोटीज, जो पपेट जो बैठाए जाते थे, ये नहीं होगा, जो उसको कार्यकर्ता चाहते हैं वो बने संगठन में। तो वो दोनों जगह उन्होंने चुनाव शुरू कराए। अब आइडिया कितना अच्छा है ये, हम लोग बात करते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसको फेल कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इससे तो गुटबाजी बढ़ रही है पार्टी में, 2 ग्रुप हो गए, एक प्रेसिडेंट हो गया, जो हार गया वो अलग गुट हो गया, फिर आपस में झगड़े हो रहे हैं, ये तो वो हो गया। और यही उन्होंने एनएसयूआई में किया, वही यूथ कांग्रेस प्रयोग फेल कर दिया, ये नहीं चला। फिर 2013 में उन्होंने एक प्रयोग करने की कोशिश की कि ये जब वो पार्टी के उपाध्यक्ष बने 14 से पहले, तो उन्होंने कहा कि हम जो टिकट देते हैं, ये टिकट हम अमेरिकन पैटर्न पे, जैसे प्राइमरीज होती है ना अमेरिका में, कि प्रेसिडेंट का दोनों पार्टियों में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में प्राइमरीज में भाषण होते हैं, उसके बाद फिर उसमें वोटिंग होती है, उसके बाद फाइनली जो जीतता है वो प्रेसिडेंट के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम एक पायलट प्रोजेक्ट लेते हैं और कुछ एमपीज की कॉन्स्टिट्यूंसी में प्राइमरीज करवाते हैं अपनी पार्टी के अंदर, और उसमें जो उभर के आएगा वो टिकट का अधिकारी होगा। अब कितना अच्छा प्रयोग था, लेकिन इसको भी फेल कर दिया पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने। तो जो रिलेक्टेंसी की हम लोग बात करते थे, तो ये 2-3 बार वो प्रयोग फेल हुए। उन्होंने इसके बारे में कांग्रेस प्रेसिडेंट से चर्चा की अपनी माताई से, तो उन्होंने उनको डिस्करेज किया। तो वो अपने को विड्रॉ कर लेते थे कि भाई जब मुझे चलनी नहीं तो मैं क्या करूँ। उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट हुए। जब वाइस प्रेसिडेंट हुए तब उन्होंने पार्टी का काम देखना शुरू किया। तब तक पार्टी हार चुकी थी, 13 में भी वाइस प्रेसिडेंट बने, वो 14 में हार गई। उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट बने राहुल गांधी, तो सब लोग उनकी हार तो याद रखते हैं कि उनके नेतृत्व में ये चुनाव हार गए, ये चुनाव हार गए, लेकिन राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने थे जब गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत के लाले पड़ गए थे 2017 में। और 2018 में कांग्रेस राजस्थान जीती, कांग्रेस छत्तीसगढ़ जीती और कांग्रेस मध्य प्रदेश जीती। इसका कोई क्रेडिट राहुल गांधी को नहीं मिलता, इसका क्रेडिट मिलता है अशोक गहलोत, सचिन पायलट को, दिग्विजय सिंह सिंधिया और सर, कमलनाथ हमें को। तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ गम था, ये वाली लाइन जो है राहुल गांधी पे बैठ रही है क्या? बिल्कुल बैठ रही है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, राहुल गांधी को पप्पू बनाने का काम बीजेपी और उनके जो आईटी सेल या संघ परिवार, उन्होंने बाद में प्रोजेक्ट लिया। पहला ये काम शुरू किया कांग्रेसियों ने। अब मैं बार बार कहता हूँ, उन कांग्रेसियों ने जिनको राहुल गांधी से दिक्कत थी, जिनको लगता था कि राहुल गांधी अगर बहुत पावरफुल हो गए और नई कांग्रेस का उन्होंने रूपांतरण किया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। उन्होंने मैं तो AICC जाया करता था, वो हम लोगों को ब्रीफ करते थे, अरे तो यार तो बहुत ही बेकार है, इसको कुछ आता नहीं है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। सोनिया कांग्रेस के लीडर्स जो नेता थे, फ्रंट लाइन लीडर्स बड़े बड़े कानाफूसी में ऑफ द रिकॉर्ड, इसीलिए इस तरीके कि ये क्या बताएं, और तो जब अब चूंकि सोना जी का बेटा है इसलिए हम लोग झेलना पड़ रहा है, कुछ नहीं पता। दुनिया भरी कहानी किससे चुटकुले जो राहुल गांधी के बारे में हो सकते थे उन्होंने फैलाने शुरू कर दिए। पूरी पार्टी में वर्चस्व किसका था? उन पुराने नेताओं का था जो 40 साल से पार्टी पर काबिज थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता, है ना। अब किसके नाम लूं, सब दिग्गज थे। पार्टी अगर 2014 में 44 सीटों पर आई तो उसके लिए खाली राहुल गांधी जिम्मेदार थे या ये दिग्गज जिम्मेदार थे जो पार्टी चला रहे थे? लेकिन ठीकरा फूट गया राहुल गांधी के सिर पे, क्योंकि वो तो 10 साल से एक्टिव हुए थे, 2004 के बाद मात्र 10 साल से एक्टिव हुए थे। वो तो किसी पोस्ट पे भी नहीं थे। जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया, कई नेताओं को, बाद में पता लगा वही सबसे लंगड़े घोड़े साबित हुए यूथ में। आप देखिए यूथ में छोड़ के कौन गए कांग्रेस। अगर आप नाम लें, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, RPN सिंह, सुष्मिता देव, मिलिंद देवड़ा, अशोक तंवर, सारे तो यंग ब्रिगेड के लोग थे और इन पर भरोसा किया गया था। नहीं, और राहुल भी शुरुआत में इनके साथ टच में दिखाई पड़ते बहुत थे, टच चाहे में थे, सिंधिया हो चाहे सचिन पायलट हो, सबके साथ बहुत टच में थे। मतलब ये इनको राहुल ब्रिगेड कहा जाता था, टीम राहुल कहा जाता था। और ये सबसे पहले छोड़ के गए। और क्यों छोड़ गए? ये कहते हुए कि भाई पार्टी बीजेपी से नहीं लड़ पा रही तो बीजेपी में चले जाओ। मतलब तो उसका भी झटका लगता है। मतलब मैं यहाँ पर बहुत भरोसा करूँ और आप ही छोड़ के चल दो, फिर मैं इन पर करूँ, ये भी छोड़ के चल दें। तो ये सब मनोवैज्ञानिक दिक्कतें आती है ना, आखिर ह्यूमन बीइंग है वो भी। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये सारी परिप्रेक्ष्य अगर आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा जाति की है लोगों ने राहुल गांधी को समझने में और उनके विश्लेषण में।
फिर भी वो व्यक्ति जो है अपना डटा रहा। आज की तारीख में अब जब जो है, अगर आप आओ ना, जो मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने जो उनका रूपांतरण हुआ, अच्छा ऐसा नहीं भारत जोड़ो यात्रा का फायदा मिला, हम ये नहीं कह सकते भाई। पार्टी 53 से 99 पे पहुंची, पप्पू यादव को मिला 900 हो गए, कर्नाटक में चुनाव जीती, तेलंगाना में जीती। की जो राजनीतिक पूंजी थी, उसे वोट में राहुल नहीं तब्दील कर पाए। 53 की सीट 99 पहुंच गई, वो एक अलग बीजेपी तो 240 पे आ गई। अब इसको कैसे, जो 400 पार का नारा था। हाँ, मतलब अब ये समझें कि भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो इतनी लंबी पदयात्रा राहुल गांधी ने की, हमने इतनी सुंदर तस्वीरें देखी, वो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ पैदल चलते दिखाई पड़ रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे स्टार्स, बहुत एक्टर्स भी जुड़े। क्या उन्होंने अपनी छवि तो बिल्ड कर ली, कांग्रेस की छवि रिवाइव नहीं हो पाई, ऐसा मानते हैं? नहीं, इस यात्रा के बाद नहीं, इसके लिए कांग्रेस के संगठन और नेताओं को में ज्यादा जिम्मेदारी। तो लेकिन सारे नेता तो उनके साथ दिखाई पड़े। नहीं, नेता दिखना अलग बात है, उसको जमीन पे काम करना अलग बात है। देखिए, अडवाणी जी जब रथ यात्रा की थी तो अडवाणी जी की पूरी पार्टी ने उस रथ यात्रा के जो मुद्दे थे और जो वैल्यूज थे उसको आगे बढ़ाया था। राम मंदिर का मुद्दा था, उसको पार्टी ले गई लोगों तक। अडवाणी जी की छवि बढ़ी, अडवाणी जी उससे नेता बने और उनका वो, लेकिन उसको पार्टी लगी। यहाँ क्या हुआ, राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ, राहुल गांधी की अखिल भारतीय स्वीकार्यता भी बढ़ी सब जगह, लेकिन पार्टी उसको नहीं ले जा पाई नीचे तक। जहां ले गई वहां सफलता, तेलंगाना में ले गई, रेवंत रेड्डी ले गए, सरकार बनी। कर्नाटक में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया ले गए उस काम को, सरकार बनी। लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ दिग्विजय नहीं ले पाए, सिंधिया तो थे नहीं, उसको नहीं ले जा पाए, कमलनाथ अपनी सीट भी नहीं जीता पाए। राजस्थान में अब लोकसभा चुनाव में आप देखिए फायदा मिला, लेकिन पार्टी उस तरह से, जहां जहां पार्टी स्ट्रक्चर मजबूत था वहां भारत जोड़ो यात्रा का फायदा मिला। लेकिन जहां पार्टी का ढांचा कमजोर था और पार्टी नहीं ले जा पाई उन वैल्यूज को, तो पार्टी की भी तो जिम्मेदारी है नेता। आज मोदी जी अगर कोई बात कहते हैं तो फिर नीचे तक कौन ले जाता है उसको? भाजपा का संगठन ले जाता है, संघ का पूरा कर ले जाते हैं। वहां राहुल गांधी की कमजोरी है, उनकी पार्टी। अच्छा, आपने संघ की बात की सर, क्या ये मानते हैं कि संघ जैसी शैडो बॉडी होने की वजह से बीजेपी शायद और ज्यादा कांग्रेस को मतलब धराशायी करने में कामयाब होती रही? देखिए, संघ की मैं इसको मजाक में संघ की लाठी कहता हूँ। मेरा कहने का मतलब डिसिप्लिन, संघ का जो अंकुश है। अगर संघ की लाठियां हटा दें तो बीजेपी की हालत भी वही हो जाएगी जो कांग्रेस की है या दूसरी पार्टियों की है। चूंकि संघ जैसा संगठन जो मात्र संगठन है, राष्ट्रीय स्वयं, भले नड्डा जी ने कह दिया हो कि हमें जरूरत नहीं, लेकिन जरूरत थी। लोकसभा चुनाव बाद जरूरत पड़ गई, हरियाणा महाराष्ट्र सब जगह जरूरत पड़ी। संघ का जो समर्पित कार्यकर्ता है, संघ का जो पूरा कंट्रोल है भाजपा पर, भाई संगठन महासचिव भाजपा संघ से आता है, कोई भी बड़ा फैसला, भले प्रधानमंत्री मोदी जी की चलती है, पहले भी अटल जी की भी चलती थी, लेकिन संघ को बिना विश्वास में ले नहीं होता। संघ का एक तरह से वैचारिक सांगठनिक अनुशासन भाजपा के ऊपर है और इसी वजह से भाजपा अभी तक सरवाइव कर रही है, व्यवस्थित है तमाम ऑड्स के बावजूद। आप याद कीजिए, आपको तो शायद उतना याद नहीं होगा, हमें तो याद है 2009 में जब बीजेपी हारी है और अडवाणी जी को प्रोजेक्ट किया था पीएम कैंडिडेट, उसके बाद बीजेपी की हाल बहुत खराब हो गए थे। बहुत बुरा मनोबल टूट गया था पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, और काफ़ी संख्या में नीचे के स्तर पर पार्टी के नेता दर बदल करने लगे थे और गए भी थे इधर उधर। क्योंकि उतनी बड़ी बड़ी फिगर ऊपर टॉप लेवल पे उतना नहीं हुआ था कि जेटली कहीं चले गए, सुषमा स्वराज, वो नहीं, लेकिन उनका भी मनोबल टूट गया था और लगता था कि अब जो है पता नहीं वापसी होगी कि नहीं होगी। तब संघ आया था सामने, मोहन भागवत जी आए, सरसंघ चालक थे, झंडेवाला में आए, उन्होंने सारे बीजेपी के नेताओं को तलब किया, एक तरह से उनको बुलाया, सबसे बात की और बयान दिया कि भाजपा फिर फर्श से अर्श तक पहुंचेगी और संघ ने कमान अपने हाथ में ली थी। 2014 का जो पूरा चुनाव हुआ, मोदी जी को जो आगे ला करके गुजरात से, और पूरा संघ ने उनको स्वीकार किया और सहमति दी, और उसके बाद संघ की पूरी ताकत और पूरा लगा, उसका बहुत बड़ा, फिर अन्ना आंदोलन में जिस तरह संघ की भूमिका थी, तो संघ बहुत बड़ी ताकत है बीजेपी की। कांग्रेस के पास या दूसरी पार्टियों के पास वैसा कोई मात्र संगठन नहीं है। कांग्रेस के पास हो सकता था, लेकिन कांग्रेस ने उस तरह का तैयारी नहीं किया। अब वहाँ परिवार है, वो गांधी परिवार, अच्छा है बुरा है, कमजोरी है ताकत वही है। सारी, आपने कहा सारी, ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है कि सारी राजनीति कांग्रेस की उस परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित है। चलिए, मैं वापस से संघ के बाद अब सीधे राहुल पर फिर से ले आती हूँ आपको। राहुल को हमने देखा कि पिछले कुछ समय में उन्होंने अपनी जो इमेज है वो फिजिकली भी बहुत चेंज करने की कोशिश की।
जैसे वो कुर्ते पैजामे में दिखते हैं और वाइट दाढ़ी और वाइट बाल, ऐसा लगता है कि वो इंटेलेक्चुअल्स के बीच में अपने आप को, या जो 50 प्लस वाले जो वोटर्स मैच्योर होंगे लोग, हाँ। उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक से कट टी-शर्ट में आ वो जाएंगे। बदल जाता है, वो टी शर्ट में आ जाते हैं, वो क्लीन शेव होने लगते हैं, वो टाइट टी शर्ट, वो सर्दी में जब हम और आप जैकेट पहन के घूमते हैं तो भी वो टी शर्ट पहन के घूमते हैं। तो ये वाला जो है, ये क्या उनके जो थिंक टैंक हैं या जो आजकल पॉलिटिशियन जो पीआर एजेंसीज रखते हैं कि भाई आप इस वर्ग को पहले प्रभावित करिए फिर इस वर्ग को प्रभावित करिए, तो यह उसमें तो कहीं नहीं ऐसा रहा कि राहुल गांधी फंस गए? देखिए, राहुल गांधी के बारे में जो उनके नज़दीकी लोगों से मेरी बात होती है, जो करीबी लोग हैं, वो एक बात मानते हैं, इस बात कहते हैं कि वो सुन तो लेते हैं सबकी, करते अपने मन की है। मतलब अगर ऐसा नहीं कि राहुल गांधी से किसी ने कहा कि नहीं आप टी शर्ट पहनिए, अगर उनका मन कुर्ता पहनने का है तो कुर्ता पहनेंगे, चाहे 10 लोग कहा कहते हैं टी शर्ट पहनिए, आज गर्मी लग रही है, लेकिन कहेंगे तो कुर्ता ही पहनूंगा। ये उनका स्वभाव है। इस मामले में वो कई बड़े नेता भी कहते यार हम सब बात करके आए, लेकिन वो हमसे एक बार एक बड़े नेता ने कहा, अब नाम नहीं लूंगा मैं, काफ़ी कांग्रेस के टॉप जो लीडर्स हैं उनमें ही इज़ वन ऑफ देम, स्टिल ही इज़ इन द पार्टी। उन्होंने कहा कि भाई एक बार मैंने राहुल जी को कहा कि अब क्या मतलब आप ये बच्चों की तरह कभी स्पोर्ट्स शूज़ में कभी इसमें पब्लिक में आते हैं, इसका एक सीरियसनेस ख़त्म होती है। अब तो आपको जो एक ड्रेस है पार्टी की, पॉलिटिक्स की, एक तरह से मैच्योर भाई कुर्ता पजामा या वो सब उसमें रहना चाहिए। तो हमने कहा राहुल जी ने क्या कहा? बोले हंस दिए वो, बस वो हंस दिए, बोले ठीक है। उसके बाद फिर लेकिन वो अपना उस दिन टी शर्ट ही पहन गए। तो ये है उनका, मतलब इस मामले में वो बहुत, आप जिद्दी कह सकते हैं, दृढ़ निश्चय कह सकते हैं, अलग अलग परिभाषा हो सकती है, वो है। और उसमें वो फिर जब एक कोई चीज़ तय कर लेते हैं ना, तो उनके निर्णय को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। सर ऐसा ही कुछ अगर वो पार्टी में कर लेते तो शायद कांग्रेस की स्थिति ना हो। नहीं, अब कर रहे हैं। अब जब स्थिति में अब आप देखिए, अब कर्नाटक में जिस तरह से उन्होंने सिद्धारमैया को तैयार किया और सिद्धारमैया मान गए। अभी उन्होंने इतना दबाव था कि राज्यसभा का टिकट मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को दिया जाए, वही मैनेज कर सकते विधायकों को। उन्होंने कहा सीट जाए या रहे, टिकट हम वर्कर को देंगे, और मीनाक्षी लेखी ने दिया, सीट चली गई तकनीकी कारण से, जो भी है। तकनीकी ही कारण था, फिर वही लाइन हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा। कैंसिलेशन तो तकनीकी कारण से हुआ, वो पार्टी के लोगों ने इंटरनली इन्फॉर्मेशन दी हो, जिसने भी दी हो, बट राहुल गांधी ने फैसला किया कि नहीं मुझे करना, ठीक है जाए सीट जाए, लेकिन निर्णय हम दबाव में नहीं आएंगे कि कोई बड़ा नेता है और वो विधायकों को मैनेज कर सकता है तो हम उसको टिकट दें। अब उन्होंने मान लिया, वो चूंकि थोड़ा शिव भक्त हैं वो राहुल गांधी, आपको बताएं वो पहले ये तो मैं पहली बार आपसे पहले वो एथीस्ट वाला उनका नेचर था। धीरे धीरे उन्होंने, ये बड़ी गलत फहमी लोगों को है, उन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन बहुत अच्छा किया है, उपनिषद और इनका, वो अंग्रेजी में पढ़ा हो या हिंदी में पढ़ा हो या संस्कृत पढ़ा, मैं नहीं कह सकता, उनको पढ़ा है। और उनको अगर उनसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा पसंद वो भगवान शंकर को करते हैं, इसीलिए वो पैदल गए केदारनाथ, इसीलिए कैलाश मानसरोवर पैदल गए। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में शंकर जी की तस्वीर दिखा रहे थे, वो ये शिव जी की तस्वीर है। तो वो एक तरह से वो शिव को, तो वो कहते हैं कि मैं मतलब शिव भक्त, जैसे जहर शंकर जी ने पिया तो नीलकंठ की तरह। और उनकी माँ ने कहा ही था, उनकी माँ ने कहा ही था कि जहर का प्याला है पावर जो है, तो वो जहर का प्याला पी के रह लिया मध्य प्रदेश में उन्होंने। 14 के बाद से शिव भक्त हुए या पहले से थे? अब ये मैं एकदम डेट लाइन तो नहीं सकता, लेकिन ये जरूर है शुरू में उनका थोड़ा सा वो था, लेकिन धीरे धीरे उनका शिव के प्रति उनका जो, उनको लगता है शिव जो है इज ए गॉड ऑफ मासेस, नॉट क्लास। नहीं, लेकिन सर उनके लिए ये भी है कि उनकी तस्वीरें जो हैं वो मज़ारों की ज़्यादा वायरल होती रही हैं या मस्जिदों की ज़्यादा वायरल होती रही हैं, लेकिन उनकी शंकर जी और भोले शंकर वाली जो यात्राएं और तस्वीरें हैं वो 2014 के बाद से दिखाई पड़ी हैं, शायद कांग्रेस के पतन के बाद। 2014 से पहले तो उनकी आपको मज़ारों की तस्वीरें बहुत कम मिलेंगी। ये मज़ारों और तस्वीरें जो है, राहुल गांधी जब फोकस में 2014 के बाद ही तो आए, उसके पहले तो वो अमेठी के सांसद थे, और जब आना शुरू हुए तो वो उन्होंने मंदिरों में जाना कब शुरू किया? 2012 का जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था, और उस वक्त जब वो यात्रा पर निकले थे जिसमें प्रशांत किशोर तो 2017 में कर रहे थे, 2012 की बात कर रहा हूँ। 2012 में वो काशी विश्वनाथ का दर्शन किया था उन्होंने। 2012 में उन्होंने कई उत्तर प्रदेश में जो है मंदिरों के दर्शन किए थे, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे उनके
प्रिय लोग हैं दूसरे पाले में, वो वही तस्वीर वायरल करते हैं कि वो साहब वो फलाने सर, लेकिन मजार में पहले वो सजदा कर स्टार रहे की हैं। टोपियां लगाकर ज्यादा दिखाई पड़ते थे कंपैरिजन टू जनेऊ। बाद में वो जनेऊ पहन के भी दिखने लगे, जनेऊ चुनाव आता है उसके बाद वो जनेऊ पहन के मंदिर में दिखते जनेऊ हैं। नहीं पहनना चाहिए था उनको, वो तो मैं और वो भी टी शर्ट के ऊपर ऐसे कि वो पूरा कैमरे में आए। वो जो भी आज उनके के राहुल लोग गांधी हैं। होते तो जनेऊ नहीं पहनते। वो उस वक्त राहुल गांधी थे, उनको पहना दिया गया जनेऊ। सोमनाथ मंदिर में रणदीप सुरजेवाला ने कहा था जनेऊ, भाई महात्मा गांधी को जनेऊ दिखाते थे क्या? लेकिन उनसे बड़ा राम भक्त कौन था अगर आपको वो करना है? या जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका नाम प्रसिद्ध था, लेकिन कौन सा जनेऊ दिखाते थे आप अपने कर्म से ये जनेऊ दिखा करके या रुद्राक्ष दिखा करके आप नहीं हो सकते, क्योंकि उस पिच पे आप जाओगे तो वहां तो दूसरे दिग्गज पड़े हुए हैं, वो तो जो मास्टर हैं आप, मास्टर हैं उस पिच पे। मतलब मोदी जी तो कई बार लगता है कि शंकराचार्य के वेश में आ गए, तो उसमें आप नहीं है। आप तो अपने कर्म से, अपने आचरण से ये साबित करिए कि हाँ मैं उतना ही हिंदू हूँ, उतना ही भारतीय हूँ जितने दूसरे हैं। तो सर ये बताइए, राहुल की पीआर एजेंसी जो है उनको चेंज करने के लिए बोलती है ना, जो वो समय समय पर बदलाव करते दिखते हैं। आप अगर देखें, अब जिस तरह एक तो मुद्दे जिस तरह पकड़ रहे हैं वो, हम चाहे कितना भी उनको वो कर लें, लेकिन आप देखिए नोटबंदी से शुरू करिए, जो राहुल गांधी ने उस पर बोला फाइनली बात वही सही निकली। नोटबंदी पे पहले आदमी ने कहा था ये फ्लॉप होगी, आज नोटबंदी का जिक्र भारतीय जनता पार्टी भी नहीं करती अपनी उपलब्धियों में। 12 साल की उपलब्धियां आपने देखी होंगी, कहीं नोटबंदी का जिक्र आया? लेकिन उसे जन आंदोलन तो नहीं बना पा रहे हैं, वोट में तो वो तब्दील नहीं हो रहा है। भाई नोटबंदी का मुद्दा उन्होंने उठाया, बट पहले टर्म में नोटबंदी हुई थी, दूसरे टर्म में कितने कम हो गए बीजेपी के वोट, या उनकी जो मुद्दा उठाने का तरीका है शायद उसमें कुछ संशय हो सकता है। क्या देखते हैं आप? मुद्दा उठाने के तरीके मैंने कहा ना, पहले तो एक तो संगठन वाली समस्या तो है ही कांग्रेस की, दूसरा क्या है कि हर चीज का एक समय होता है। जिस वक्त 2019 का चुनाव जो लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, किस पे लड़ा? राष्ट्रवाद पे लड़ा, और वो क्या था, वो पूरा पुलवामा के आलोक में लड़ा गया, तो सारे मुद्दे गौड़ हो गए उसमें महंगाई और ये सारे मुद्दे चले गए, क्योंकि दूसरा टर्म तो पूरा उसी पर आ गया, उसी पे चला गया। वो तो पूरा भाई उसी पे चला। शहीदों के पूरे पोस्टर बैनर लगे हुए थे बैकड्रॉप में प्रचार के दौरान हुआ। 14 का चुनाव चूंकि मनमोहन सिंह की सरकार की सारी जो उस वक्त की जो नाकामियां थी या आरोप थे, जो सब था CAG रिपोर्ट, ये वो, उस बोझ में पार्टी लड़ी, यहाँ तो दिल्ली भी हार गई, अन्ना आंदोलन, तो 14 और 19 ऐसे निकल गए। 24 से चुनाव आया तो 24 में विपक्ष को ये भरोसा ही नहीं था सारे कि हम जीत भी सकते हैं, वरना तो 20 सीट कम हो जाती तो सरकार ही नहीं बनती। अगर दो काम अगर नहीं होते, नीतीश कुमार उधर नहीं जाते तो जयंत चौधरी भी नहीं जाते, और नीतीश इधर रहते तो 20 सीट बिहार की बढ़ जाती और 10-12 सीटें यूपी में बढ़ जाती। हाँ, तो वही 15-20 सीटों का खेल था पूरा, खेल था। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ 24 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने कोर्स करेक्शन किया अपनी, कि नो स्टोन अनटर्न, यानी प्रधानमंत्री जी को भी 24 में लीड उनकी भी कम हो गई, 4.5 लाख से घट करके 5 लाख से 1.5 लाख पे आ गई, 1,55,000 पे, तो वो सब अलार्मिंग था भाजपा के लिए। तो उन्होंने फिर सारे कोर्स करेक्शन किए, यंत्र तंत्र मंत्र सब उन्होंने लगा करके, पहले हरियाणा जीता, फिर महाराष्ट्र जीता, फिर उसके बाद झारखंड नहीं जीत पाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, जम्मू में तो 26 सीटें भाजपा की आई, उसके बाद फिर बिहार और फिर बंगाल, तो वो एक माहौल बन गया। बंगाल में कांग्रेस का कोई स्टेक नहीं था, जो कुछ था RJD का था, RJD का बैगेज भी था। बंगाल में ममता बनर्जी थी। कांग्रेस अगर हारी है तो आसाम हारी है, जो जीतना चाहिए था उसको कह दे, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, वहाँ कमजोरी थी। अब आने वाले जो चुनाव है वो ज़्यादा बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी को ही आगे बढ़ाते हैं और उनके बयानों की बात करते हैं। आपने कहा कि वो मैच्योर हो रहे हैं, पहले के राहुल गांधी वो नहीं है, 2004 वाले राहुल गांधी नहीं है, या 2012 तक वाले राहुल गांधी नहीं है। बट राहुल गांधी से जब ये पूछा जाता है कि भाई किसी दुश्मन देश कह लीजिए, उसका प्रधान हमें कहता है कि हम डेड इकोनॉमी है, तो आप फट से कह देते हैं हम बिल्कुल डेड इकोनॉमी, हम किसी लायक नहीं है। मतलब कोई भी दुश्मन देश कहाँ है वो तो आपका सबसे बड़ा राजनीतिक सहयोगी है। ठीक है, आप दुश्मन देश तुम्हारा पाकिस्तान है। दुश्मन देश को आप कोट कर लीजिए। देखिए आज की तारीख में मुझे लगता है जिससे आर्थिक फायदा है वही दोस्त है, बाकी और कोई दोस्त तो नहीं। माय डियर बेस्ट फ्रेंड है, आप उनको दुश्मन बता रही हैं। आज भी मतलब जो है, अभी भी जब G7 में कितनी अच्छी मीटिंग हुई प्रधानमंत्री जी की दोनों। चलिए ठीक है, मतलब कह लीजिए कि अपने आप को बहुत होशियार समझने वाला राष्ट्र। इस बयान में मैं राहुल गांधी
कि चूक ये बताऊंगा, सिर्फ इस बयान में नहीं, इस तरह के ढेरों बयान। नहीं, पहले जिस स्पेसिफिक जिस बयान की बात हो रही है, राहुल गांधी ट्रंप से पहले कह चुके थे कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है, ये कह चुके थे, लगातार वो आरोप लगा रहे थे अर्थव्यवस्था को लेके। जब ट्रंप ने कहा तो उनको ये कहना चाहिए था, अगर मैं उनकी जगह होता या कोई भी, जो कि देखिए जो मैं कहता था वो अमेरिका ने कहा है, तो ज़्यादा लोग कहते हैं हाँ बात तो सही है। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, उन्होंने ट्रंप की बात को इंडोर्स किया। उनको कहना चाहिए था ट्रंप मेरी बात को इंडोर्स कर रहा है। आप समझे ना, वो अपने प्लस में ले जा सकते थे, ले जा सकते थे। यहाँ ये मैंने कई जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे मैंने कहा आप लोगों को चीजों का, तो सर इसी मैच्योरिटी की तो बात हो रही है, बट आप कह रहे हो वो मैच्योर हो रहा है। नहीं, तो एक क्रमिक विकास होता है। एक बयान से आपके, मोदी जी ने कितने बयान ऐसे दिए हैं जो कई बार लोगों गले नहीं उतरते, तो आप क्या कहेंगे मैच्योर नहीं है वो? ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी तो, या बहुत सारे, अब नड्डा जी ने जब ये कह दिया था कि हमें संघ नहीं चाहिए, तो आवश्यकता, तो कोई मैच्योर बयान था वो? कहाँ बयान में? अच्छा सर, एक चीज देखिए, जैसे बयान की बात हो रही, मैंने ये बयान और इस तरह के तमाम बयान कहे, आपने कंटिन्यू प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किए, आपने चोर कहा, आपने वो चौकीदार कहा, बहुत सारी चीजें, हाँ वो सारी बातें कही, पर वो आपके कभी भी पक्ष में नहीं गया। तो जब राहुल इतने मैच्योर हो रहे हैं, या उनके आसपास का इर्द गिर्द का जो उनका अपने लोग हैं, अपने जिन्हें सो कॉल्ड अपना कहा जाता है, वो अगर इतने मैच्योर हो रहे हैं, तो हमने पहला टेस्ट किया वो हमारा फेल हुआ, वो हमें जो है उल्टा पड़ा, फिर दूसरी बार भी हम वही कर रहे हैं, फिर तीसरी बार भी हम वही कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी को जब आपने घेरा है, तब तक आपको बैकफायर हुआ है, फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं, तो ये कहाँ मैच्योरिटी ढूंढे? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं खुद सहमत नहीं हूँ जहां तक कि किसी भी प्रधानमंत्री को, जो अगर प्रधानमंत्री पद पर है व्यक्ति, आप उसका राजनीतिक विरोध करें, खूब करें, लेकिन व्यक्तिगत उस तरह से न करें। और फायदा भी तो नहीं मिल रहा है। फायदा मिले या न मिले, फायदा मिले तब भी नहीं करना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। हो सकता है मैं बहुत आदर्शवादी हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि फायदा मिले तब भी कुछ चीजें, कुछ मर्यादाएं होती हैं जो रखनी चाहिए। राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं तो ठीक है, और ये सबको पालन करना चाहिए। ये नहीं दोनों ही के, हाँ ऐसा नहीं कि आप पहले प्रधानमंत्री को जो है, हाँ आप रोज नेहरू जी को आप तोलते रहे और नृत्य रहे। यहाँ से तो राहुल बोल रहे हैं, वहां तो प्रवक्ता से लेके नेता तक सब बोलते हैं। मतलब ये चीज सब पर लागू होनी चाहिए। और मैं नेहरू जी को गए, वो कितना वर्ष हो गया, उन्होंने जो अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, उसका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन अलग चीज है, लेकिन रोज हर चीज को जिम्मेदार ठहराना तो वो किसी के लिए भी लागू होता है। मुझे लगता है वो मर्यादा सबको माननी चाहिए। राहुल गांधी का जो थिंक टैंक कहा जाता है कि हर नेता के अपने लोग होते हैं जो कि उनको इस स्ट्रैटेजी पर चलना है, ये सारी चीजें बताते हैं। जब देश में बड़े मुद्दे चल रहे होते हैं तो आप नरवणे की किताब दिखाने लगते हैं, 5 मिनट में आप बाहर निकल जाते हैं, फिर कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया गया। तो ये सारी चीजें देश देख रहा होता है, ठीक है। मतलब हमने कई सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी चीजें पढ़ी, तो उसमें ये रहा कि भाई आपको मौका मिला था तो आप देश की बात करते, आप हमारी बात करते, क्योंकि अब आप सिर्फ अमेठी की बात करने वाले नेता नहीं हो, आप नेता प्रतिपक्ष हो, जिसमें कि जो आप कह रहे हैं कि उस वक्त वो जो वहां फोकस थे, फिर उसके बाद आए तो एनएसयूआई पर फोकस हो गए, बट अब वो समय नहीं है। तो क्या उस दौर से राहुल कभी निकल पाएंगे कि लोगों को थोड़ी उम्मीद दिखे? नहीं, तो आप बताइए कौन सा जनता का मुद्दा है जो राहुल गांधी ने नहीं उठाया? आप बताइए, महंगाई नहीं उठाई, कि बेरोजगारी नहीं उठाया, कि किसानों की समस्या नहीं उठाई, कि अभी नीट का मुद्दा। सर नरवणे की किताब संसद के परिसर में दिखाई, नरवणे की किताब भी एक मुद्दा था, नरवणे की किताब भी एक मुद्दा था, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था, जिसको सबसे ज्यादा दम मरती सरकार कि हम राष्ट्रवादी हैं। तो राष्ट्रवाद पे आईना दिखाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो सर सदन में क्यों नहीं लेके गए? कौन सी वो किताब सदन में वो लेके क्यों नहीं गए? सदन में लेके नहीं गए नहीं, लेकिन मुद्दा तो था वो। उनको कैरवन मैगजीन की स्टोरी लेके जानी चाहिए थी। अब वो किताब छपी नहीं छपी, कुछ लोग कहते हैं, नरवणे ने आज तक खंडन नहीं किया अपनी बात का कि मैंने ये नहीं लिखा या मैंने नहीं कहा, बाकी खंडन आते रहे, नरवणे ने तो नहीं खंडन किया, नरवणे तो पब्लिक डोमेन में है। तो सवाल नरवणे की किताब भी एक मुद्दा थी, दूसरे मुद्दे भी थे। अगर राहुल गांधी ने नरवणे की किताब ही खाली उठाई होती, बाकी मुद्दे ना उठाए, तो मैं मानता। कौन सा ऐसा मुद्दा है जनता से जुड़ा हुआ जो उन्होंने नहीं उठाया? उनके ट्वीट आप देख लीजिए, उनके भाषण देख लीजिए, उनकी आप पब्लिक मीटिंग देख लीजिए, पार्लियामेंट की स्पीचेस देख लीजिए, जो रिकॉर्ड से हटा भी दिए गए, बहुत सारी चीजें सब में है, महंगाई भी है। जनता नहीं समझ पा रही कि राहुल का किस तरीके का मॉडल है। राहुल गांधी आज की तारीख में, राहुल गांधी जिस मोड में चले गए वो अलग ही मोड हो गया है। अब वो कह रहे हैं, जैसे उन्होंने जो इंडिया गठबंधन की बैठक में भाषण दिया, वो पूरा रेजिस्टेंस की बात कही। अब वो कह रहे हैं रेजिस्टेंस की बात, वो कह रहे हैं हम 24 से चुनाव जीत चुके थे लेकिन हमको हरा दिया गया, और 29 का भी हम जीते पड़े हैं, लेकिन हम चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया, ये उनका मानना है। उन्होंने ये भी कहा कि इनको 80% लगता है चुनाव चोरी हुआ, इनको 40% लगता है, मैं तो कहता हूँ 100%
ये उनका अपना नहीं, लेकिन केरल में वोट चोरी नहीं होती है, लेकिन बंगाल में वोट चोरी होती है। नहीं, केरल में इसलिए कि केरल में बीजेपी नहीं है ना स्टेट पे, उनका मानना ये है। सर इलेक्शन कमीशन तो है, इलेक्शन चुनाव तो नहीं, इलेक्शन वो कमीशन किसके लिए, करा रहा है। सीपीएम को थोड़ी जिताएगा इलेक्शन कमीशन। उनका ये मैंने पूछा था सवाल, उनके लोगों से मैंने पूछा, उनका साहब केरल में जिस दिन बीजेपी का स्टेक हो जाएगा उस दिन देखो इलेक्शन कमीशन तो काम बीजेपी के लिए कर रहा है। ये कांग्रेस का और राहुल गांधी की टीम का ये आरोप है। सर लेकिन मेरी बात समझिए कि राहुल गांधी अगर तो ये इस तरीके की सबके वोट साथ- चोरी और सारी चीजें कह रहे हैं तो जनता को भी तो समझ में आना चाहिए। बिहार चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा तेजस्वी के साथ रथ पर बैठकर वो दिखाई देते रहे। बिहार चुनाव में क्या गत हुई आप देख रहे हैं। अगर मुद्दा इतना स्मार्टली राहुल गांधी उठा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, सारी बातें जन आंदोलन से जुड़कर कर रहे हैं, तो फिर वोट क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अल्टीमेटली आप तो राजनीति करने बैठे हैं। देखो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, प्रकट तौर पर निष्कर्ष यही है कि वोट चोरी का मुद्दा जो है नहीं बना। उनका कहना है वो सुन समझ लीजिए, वो कहते हैं वोट चोरी से ही तो सरकार हमारे चुनाव, हमारे लिए आपके लिए वो मुद्दा नहीं बना। बीजेपी जीत गई, मैं भी मानता हूं बीजेपी जीत गई। गुरदीप सप्पल एक ऐसा नाम जो एआईसीसी के मेंबर रहे हैं, आपने उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने बहुत सारी बातों में प्रियंका की बात की, उन्होंने अपने नेताओं की बात की। उन्होंने एक लाइन कही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत करने चले थे, कांग्रेस युक्त भारत कर दिए, क्योंकि सारे नेता जो हैं वो बीजेपी में जो स्मार्ट प्ले कर रहे हैं वो कांग्रेस से गए हुए हैं। तो राहुल गांधी से जब कोई स्मार्ट नेता मिलने जाता है तो वो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे होते हैं, तो फिर क्यों नहीं आदमी जो है दूसरे उसमें जाएगा? अच्छा ये बताइए कि कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, ये किसने कहा? हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा ना। बिल्कुल, उन्होंने बात कही कि भाई मेरे अब से तो बात भी नहीं की। हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, आपने मान लीजिए कहा कि सर ये पानी मत पीजिए, इससे देखिए कूड़ा कीड़ा आ गया है या ये गंदा है, और आपने जाके कह दिया कि हमने कह दिया वो तो मेरे छीन गिलास छीन लिया, लिया। आपने तो खंडन नहीं किया कि ठीक है कह दिया सर, लेकिन तो संदर्भ छोड़िए, हो रहा है ना ऐसा। मैं- कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सर हमारे यहाँ गौरव वल्लभ पंत ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि उनसे बात करने इतना मुश्किल है कि उनको जब बात बताओ तो समझ ही नहीं आता कि वो सुन भी रहे गौरव हैं या वल्लभ नहीं। पंत की बारे में बात मत करिए। गौरव वल्लभ मैं नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ गौरव वल्लभ का पर्टिकुलर केस, गौरव वल्लभ को जितनी इंपॉर्टेंस राहुल गांधी ने दी उतनी किसी को नहीं दी, और इसके लिए कई नेता नाराज भी हुए। सर तो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं नहीं, अपने ये लोगों को? तो यही तो समस्या व्यक्तिगत है स्वार्थ भी तो है, स्वार्थ है ये सीधे सीधे। रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ, इनको इतना इंपॉर्टेंस मिली है। गौरव वल्लभ को तो झारखंड से टिकट दिया एमएलए का, चूहा पढ़ाते थे। उसके बाद उदयपुर से जो पोटेंशियल लोग थे उनका टिकट काट के उनको टिकट दिया गया दोनों ने। और मैं आपको बताऊं, जो चीजें व्यक्तिगत होती है मैं कह नहीं सकता, मुझे व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी के क्लोज एड ने कहा कि भाई गौरव बहुत अच्छा लड़का है, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। इस मतलब शुरू तो ऐसा नहीं, गौरव वल्लभ की तो डायरेक्ट एक्सेस थी, लेकिन आपको संघर्ष के लिए तो फिर समझ मतलब देना ठीक है, पड़ेगा। गौरव आप वल्लभ को करियर छोड़ दीजिए। नहीं, आप ऐसे शशि थरूर को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं ढंग से? शशि थरूर तो आप पार्टी में मनीष है। तिवारी से क्यों नहीं जो है अपनी नहीं। बातें कर पा रहे? मतलब सर समस्या तो है। देखिए अब इस तरह से कहते हो जोशी जी को मोदी जी ने क्यों नहीं बनाया राष्ट्रपति, हैं? ये अडवाणी जी क्यों नहीं बनाया? सर दोनों नहीं, खेमों में वो नहीं, समस्या है, लेकिन मैं- बिखरा किसका दिख रहा है? सवाल ये है उजड़ा किसका दिख रहा हर है? नेता का अपना वो होता है। बहुत सारे पुराने बीजेपी के नेता जो है बेचारे पड़े हैं, उनको और शशि थरूर को साथ के रखा नहीं केरल में। पहली बार कांग्रेस सत्ता से इतना लंबा बाहर है। 77 में सत्ता में से बाहर हुई, 80 में आ गई, 89 में बाहर हुई, 91 में आ गई, तो सर उस 96 में संजय गांधी ने जिस तरीके से इंदिरा गांधी की पूरी इमेज इतने के बावजूद भी वो कमबैक करा ले गए, राहुल में ऐसा गुण दिखता इसलिए है आपको? करा ले गए कि उस वक्त सामने जनता पार्टी थी जिसमें खुदा बीजेपी एकता नहीं नहीं थी। थी। नहीं बीजेपी थी, अटल जी अडवाणी जी उसी जनता पार्टी में थे, वो जनता पार्टी वाले आपस में ही लड़ रहे थे। आज की बीजेपी, मोदी और शाह की बीजेपी नहीं थी आज ऐसा मोदी शाह, बिल्कुल मोदी शाह की बीजेपी अगर होती उस समय तो संजय गांधी चूंकि खुद उतने ही डायनेमिक और उतने ही वो थे उस तरह के, बल्कि वो तो पूरे जैसे इमरजेंसी तो संजय गांधी की सरकार चल रही थी ना, तो पर हर जगह परिस्थिति होती है। अच्छा उस वक्त भी लोग गए तो संजय गांधी की नाम लगा कर गए कि हाँ, संजय ठीक नहीं है, जिन्होंने कांग्रेस ये ठीक छोड़ी, नहीं है, वो ठीक जिन्होंने नहीं। कांग्रेस छोड़ी क्या थी, इंदिरा गांधी को एक तरह से कांग्रेस डिवीजन हो गया था, कांग्रेस रेड्डी बन गई थी। ब्रह्मानंद रेड्डी और ये आपके देवकांत बरुआ, सिद्धार्थ शंकर रे, सारे पुराने जो है इन्होंने इंदिरा गांधी को आउट कर दिया था, तब इंदिरा कांग्रेस बनी, जिसका इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहने वाले किनारे कर लिए। किनारे कर लिया। उन्होंने संजय गांधी पर आरोप लगाया सबसे ज्यादा, और जबकि इमरजेंसी लगवाने वाले सिद्धार्थ शंकर रे थे। तो जैसे आज अभिषेक बनर्जी के साथ हो रहा है कि सब अभिषेक बनर्जी पर जो है ठीकरा फोड़ करके और पार्टी छोड़ रहे हैं,
तो प्रॉब्लम ये है कि देश में सत्ता का जो चुंबक होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। 10 साल जो यूपीए की सरकार चली, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, पॉलिटिकल नहीं थे, पॉलिटिक्स सोनिया गांधी करती थी। कांग्रेस कोई आज की जैसे बीजेपी इतनी स्ट्रांग है वैसी स्ट्रांग भी नहीं थी, 206 सीटें थी, लेकिन सब बने रहे, कोई नहीं छोड़ के गया, क्योंकि पावर थी, सत्ता थी। तो आज की तारीख में ये पहली बार ऐसा है कि कांग्रेस 12 साल से सत्ता से बाहर है। यूट्यूब पे जाकर सर्च करें और जो इस तरह के उनके भाषण हैं, तो आप देखिए कि उनका जैसे अर्थव्यवस्था पर बहुत क्लियर है वो, कि जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक हमारे एसएमईज जो स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक जो है क्या कहते हैं एग्रो प्रोडक्ट्स को हम मार्केट नहीं देंगे, और उसके बाकायदा उनका वो है, वो कहते हैं जब तक इंडस्ट्रियल बेस हमारा जो है स्ट्रांग नहीं होगा तब तक इकोनॉमी हमारी बढ़ ही नहीं सकती। और उस पर पूरा डेटा के साथ उनसे बातचीत हुई है, वो बीजेपी से हम लोग इंटरेक्शन हुआ। तो ऐसा नहीं है कि वो विजनलेस है, क्योंकि वही है कि हम लोग कई बार क्या होता है, हमें नहीं चलेगा किसी भी नेता को, राहुल गांधी नहीं, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, जो भी, किसी भी नेता को अगर हमको उसका मूल्यांकन करना है तो उसकी ही राइटिंग, उसके भाषण, उसके कंडक्ट के आधार पर उसका मूल्यांकन करना चाहिए, समझना है, चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली, तो उसको पढ़ के आप समझिए। इसीलिए पार्टियां ये सब परसेप्शन बनाते हैं एक दूसरे का, वो तो नैरेटिव का, आजकल चुनाव तो नैरेटिव का खेल है पूरी तरह से। राहुल कांग्रेस, अब राहुल के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है नेता प्रतिपक्ष के अतिरिक्त। अब ये देखा जा रहा है कि राहुल सर्वोच्च नेता है पार्टी के इस समय, हाँ, और उनकी चल रही है पार्टी में, और 29 के लिए अब वो फाइट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप आने वाले समय में राहुल में किस तरीके के चेंजेस और देखते हैं? आपकी अभी उनसे अनऑफिशियल भी मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई, तो उसमें राहुल की मैच्योरिटी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि राहुल अब मैच्योर होते दिख रहे हैं। 2029 से पहले जितने भी राज्यों के चुनाव होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कांग्रेस बीजेपी ही दिखाई पड़ेगी। एक पंजाब छोड़कर, पंजाब छोड़ दिया वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का होगा, हाँ, और उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा सा सपा समाजवादी पार्टी दिखेगा। लेकिन अब कांग्रेस का स्टेक पंजाब में भी है, यूपी छोड़ करके जो कांग्रेस जितने चुनाव होने हैं 29 तक, सब जगह एक उत्तर प्रदेश छोड़ के उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का ज्यादा बड़ा स्टेक है, बाकी सब जगह कांग्रेस का स्टेक है। यानी ये तो तय है कि जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो कांग्रेस ये देश में थी है और फिलहाल अभी रहेगी भी। अब इसके लिए राहुल किस तरीके की प्लानिंग करेंगे? मैंने बीच में एक बार संजय गांधी का भी जिक्र किया कि भाई उस दौर से इंदिरा गांधी की ऐसी छवि के बाद भी संजय गांधी निकाल ले गए कांग्रेस को, बिल्कुल सामने जनता पार्टी थी या जो भी था, नहीं, संजय गांधी का योगदान है। संजय गांधी ने आंदोलन किया, गिरफ्तारियां दी, खुद गिरफ्तार हुए, उसके बाद जो बेलछी वाला इंदिरा गांधी का था वो पूरा उसके स्क्रिप्ट राइट उन्हीं का पूरा बैठकर उनका जाना, हाँ, और जो वो पूरा सारी चीजें आर्किटेक्ट वही संजय गांधी तो थे। हमने इंदिरा एरा भी देखा, हमने राजीव की कांग्रेस देखी, इंदिरा की कांग्रेस देखी, हम राहुल की कांग्रेस देखेंगे? अब तो राहुल कांग्रेस ही चल रही है इस समय। तो देखिए खड़गे जी अध्यक्ष हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं। एरा आएगा राहुल का, राहुल एरा, ऐसा बात करेंगे कांग्रेस के अंदर तो इसमें राहुल 10-12 साल बाद हम ये कहेंगे कि राहुल एरा में ये चीजें। कांग्रेस के अंदर तो राहुल एरा शुरू हो चुका है, कांग्रेस के भीतर, देश में नहीं शुरू हुआ है, देश में तो मोदी एरा है, लेकिन कांग्रेस के भीतर तो राहुल एरा शुरू हो चुका है। अब जितने फैसले हो रहे हैं वो बिना राहुल गांधी के सहमति के नहीं हो रहे हैं, ये सत्य है। खड़गे जी की भी चल रही, मैं नहीं कह रहा हूँ खड़गे जी को एकदम रबर स्टैंप है या वो, लेकिन खड़गे जी भी राहुल गांधी की सलाह से फैसले लेते हैं, और राहुल गांधी की सलाह ही वो करती है, क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा मायने रखती है। जैसे उदाहरण के लिए बीजेपी वाले नितिन नवीन अध्यक्ष हैं, लेकिन फैसले तो अमित शाह और मोदी जी लेते हैं ना, बड़े फैसले सारे जो है। तो बताया जाता है कि बैठक में फैसला हुआ, लेकिन हाँ, होता है 3 लोगों के इर्द गिर्द ही। भाई नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने का जो फैसला हुआ था तो कहाँ, कौन सी बैठक हुई थी? तो रिलीज आई थी कि वर्चुअल बैठक हो गई पार्लियामेंट्री बोर्ड की, है ना। तो ठीक है, हर पार्टी अपने तरीके, तो कांग्रेस में भी बैठकें होती हैं, सब होती हैं, लेकिन राहुल गांधी की चल रही, तो राहुल कांग्रेस में तो राहुल गांधी का टेक्निकली वो खड़गे युग है चूंकि अध्यक्ष है वो, लेकिन प्रैक्टिकली राहुल गांधी का युग कांग्रेस में तो शुरू हो चुका है। जैसे वो कोटा में जो छात्रों के बीच उन्होंने पूरे 4 दिन में जो 4 प्रोग्राम लिए हैं, कोटा में छात्रों के बीच में, फिर इलाहाबाद में, फिर पटना में, फिर दिल्ली में, ये चारों हब हैं। एक चीज और मैं कहूंगी, जैसे इस तरीके के मुद्दे राहुल उठाते हैं, बट उनके अपने ही इंडिया गठबंधन के सहयोगी उनके साथ नहीं आते। नीच की बात की आपने, एनएसयूआई के स्टूडेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, राहुल गांधी उठा रहे हैं मुद्दा, एक भी विपक्ष का नेता उनके साथ नहीं। हाँ, तो ये ठीक है, ये तो विपक्ष नेताओं को सोचना है ना
क्योंकि अल्टीमेटली नहीं, इसका दूसरा पहलू ये भी तो है कि राहुल अपने ही लोगों को नहीं उतना कर पा रहे हैं कि भाई उनका भरोसा नहीं जीत पा रहे नहीं, हैं, तो वो उन्होंने तो भरोसा क्या जीतना है भाई? कुछ शादी ब्याह थोड़ी है कि उनके घर में कि हम न्योता दें। ये तो एक इशू है, आप भी शामिल होइए, जहां आपका प्रभाव आप करिए, जहां हमारा प्रभाव हम करेंगे। तरीका वही है कि भैया हम अब चल पड़े अपने मुद्दों को लेके, अब हम रुकेंगे नहीं। संगठन का काम खड़गे जी अपना देखें, बाकी देखें, राय हम देते रहेंगे। मैं तो चल पड़ा, और इसीलिए उन्होंने यूथ को पहले अपने एजेंडे में लिया है, क्योंकि किसी भी परिवर्तन का वाहक यूथ होता है। हर दौर 74 में भी यूथ ही थे जब जयप्रकाश नारायण जी आए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ। हर युग में दुनिया में सब जगह जो है तो यूथ को उन्होंने उस पे लिया। इसीलिए उनके आलोचक ये भी कहते हैं कि वो दाढ़ी बढ़ा के देख लिए, जब वो वाला वर्ग नहीं माना तो वो टाइट टी शर्ट में आ गए ताकि लड़कों को प्रभावित कर सके। हो सकता है वो भी। आखिरी 2 सवाल मेरे, उनकी यात्रा की बात रह गई। जब हम किसी नेता को यात्रा पर देखते हैं, प्रधानमंत्री को देखते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं, तो वो शेड्यूल्ड यात्रा होती है, चर्चा होती है, उसकी बात होती है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, जिसे शैडो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो कहीं भी यात्रा पर निकल जाते हैं और 2 दिन 3 दिन बाद जब दूसरे देश में अपने देश की सरकार को कोसते नजर आते हैं तब उनकी चर्चा होती है। ये नेता प्रतिपक्ष होकर उनकी यूं ही निकल जाने की आदत रही है, या आप जो कह रहे थे कि वो जब नाराज होते हैं तो कहीं भी चले जाते हैं? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करूंगा। देखिए, वो नाराज वाला दौर तो चला गया। पहले तो राहुल गांधी बताते नहीं थे, चले जाते थे, कहाँ गए 10 दिन में पता लगता था कि विदेश में है कि देश में है। अब तो जितनी बार वो जाते हैं पाकिस्तान प्रोग्राम जारी करके जाते हैं एज लीडर पोजीशन, और उनका कि भाई कोलंबिया जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। सर, उनकी यात्राओं पर सवाल जब उठे कि भाई वो कौन जो है आपको स्पॉन्सर कर रहा है, कैसे जा रहे हैं, और कहीं भी आप कैसे चले जाते हैं और वहां जाकर देश की बुराई कर रहे हैं। ये तो राजनीतिक सवाल है, देश की बुराई हो उस पर वो अलग विषय है। ये तो नहीं, ये बीजेपी का आरोप है, ये मैं उसी को बात कर रही हूं। बीजेपी का आरोप है, वो तो राजनीतिक आरोप है। वो तो यात्रा जो है लीडर अपोजिशन के अलावा मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, और मेंबर पार्लियामेंट या कोई भी व्यक्ति जब यात्रा करता है, खासकर मेंबर पार्लियामेंट, तो सारी जानकारी सरकार के पास होती है और पूरा अनुमति होती है, परमिशन होती है। संवैधानिक पोस्ट भी व्यक्ति की यात्रा पर जाए कि हम इन देशों में जा रहे हैं, वीज़ा लगता है। ऐसे नहीं कि अच्छा भाई चलो, वो बोले कहाँ चलो, थाईलैंड जाना है, थाईलैंड ना पहुंचिए वहाँ चले जाओ, जापान चले जाओ, ऐसा नहीं होता भाई पूरा। और इसीलिए पिछले जो जब से लीडर अपोजिशन बने उनकी सारी यात्राओं की जानकारी बाकायदा दी गई प्रेस के साथ। चुनाव के परिणाम आने से पहले वो छुट्टी पे चले जाते हैं। बिहार चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा उठा के फिर छुट्टी पर चले गए, रिजल्ट तक नहीं दिखाई पड़े। 5 राज्यों के चुनाव था ना कि बिहार में क्या होने वाला है। 5 राज्यों के चुनाव में भी नहीं दिखाई पड़े सर, वो तो मेहरबानी हो गई। 5 राज्यों के चुनाव में तो प्रचार में थे, वो कहाँ नहीं थे बताइए। बंगाल का तो उनका वीडियो बहुत चर्चित हुआ जो उन्होंने ममता गाड़ी में बैठ के बनाया था सर उन्होंने। हाँ, नहीं बाकी पब्लिक मीटिंग तो केरल में उन्होंने मीटिंग की, आसाम में की मीटिंगें, सब जगह की है। बंगाल में कम गए लेकिन बाकी जगह तो मीटिंग, तमिलनाडु में बहुत मीटिंगें की उन्होंने। वो अलग बात, तमिलनाडु 5 उम्मीदवार। एक आरोप राहुल पर लगते रहे हैं कि सोनिया गांधी ने प्रियंका की तुलना में राहुल को ज्यादा प्रमोट किया। अगर प्रियंका ज्यादा प्रमोट हुई होती, प्रियंका गांधी वाड्रा होने के नाते भी, तब शायद कांग्रेस की स्थिति कुछ और होती। आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, प्रियंका और राहुल एक दूसरे के पूरक हैं, मैं बार बार कहता हूँ। वर्सेस नहीं है, वर्सेस नहीं है। कोशिश होती है प्रियंका राहुल वर्सेस करने की, पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी। बाहर वाले तो करेंगे ही, बाहर वाले भीतर भी होता है, ये समस्या है ना। भीतर भी होती है, भीतर भी एक बड़ा ग्रुप है जो प्रियंका जी के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता है और वो कोशिश करता है ये, और कई बार ऐसे लोग पार्टी से बाहर भी चले गए हैं ये करते हुए। लेकिन खुद प्रियंका जी, मुझे अच्छी तरह है, जितना मेरी जानकारी है, खुद प्रियंका जी ने कभी भी इस चीज़ को, उन्होंने हमेशा राहुल गांधी का साथ दिया है हर मामले में, हर मोर्चे पर, पब्लिक उसमें भी। और राहुल गांधी भी जो है पारिवारिक रूप से अपनी बहन के प्रति उनका वो है। अब राजनीति में सोनिया जी ने चूंकि राहुल गांधी को उतारा, वो तो अब उस क्या होता है, ये तो उनका फैसला था। प्रेम की जो कहानी रही है कहीं उस संदर्भ में। आप ये बताइए, मान लीजिए एक चीज, चलिए अगर राहुल गांधी उनको नहीं उतारती और प्रियंका गांधी को उतारते, मान लीजिए प्रियंका गांधी भी नहीं डिलीवर कर पाती, तब लोग कहते राहुल गांधी को उतारते, शायद राहुल गांधी कर लेते, क्योंकि भारत तो पुरुष प्रधान देश है यहाँ तो जो है। तो ये मतलब हम जैसे, लेकिन सर दिखता भी है ना, हमारे अंदर क्या होता है, भाषण की शैली देखिए, आप मिलने का तरीका देखिए, प्रियंका गांधी से जो कोई मिलता है। सड़क पर मेहनत देखिए, सड़क पर मेहनत किसकी है सर? लेकिन वोट तो नहीं आ रहे ना नहीं, उस तो मेहनत से। 2022 में के यूपी में आ गए थे क्या? प्रियंका जी पूरी ताकत लगा दी थी, लड़की हूँ लड़ सकती। हाँ, कितना मतलब पूरी ताकत लगा दी थी उसमें। तो असम में तो पूरा प्रभारी बना दिया गया। तो ये खाली राहुल गांधी को क्यों कहा जाए, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ खाली शैली और भाषण से नहीं, सब, इसीलिए मैं कहता हूँ दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। उनकी भाषण शैली, इनकी मेहनत, वो कांग्रेस के लिए दोनों एसेट हो सकते हैं।
जहाँ वर्सेस करेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। अब टाइम बदल गया है उसका। और एक बात और आपको बताऊं मैं कि प्रियंका जी और राहुल जी दोनों में एक बात बड़ी कॉमन, लेगेसी दोनों की कॉमन है। हमारे देश में हम सब की आदत क्या है कि सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर होते तो ये होता, नेहरू जी बन गए इसलिए गड़बड़ हो गया। अच्छा, नेहरू जी नहीं बनते, पटेल बनते तो होता, नेहरू जी बनते तो बहुत अच्छा होता है। अगर वो बने होते, वो बड़ा विजन था उनका, इंटरनेशनल विजन था। पटेल साहब तो 2.5 साल बाद जो है 2 साल बाद चले गए। तो ये एक अजीब सी स्थिति हम लोगों सबकी। ये नहीं होता, वो होता तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे भाई, जो है उसी में बात करूँ ना। ये होता है। तो अडवाणी जी बनते तो बड़ा अच्छा होता, अडवाणी जी बनते तो अटल जी बनते तो बड़ा अच्छा होता। तो ऐसा मुझे लगता है हम नहीं, सब लेकिन लोग- आप राहुल वर्सेस प्रियंका नहीं देखते। मैं नहीं देखता। लेकिन प्रियंका की शैली, भाषण शैली, उनका निश्चित रूप से सराहनीय मिलनसार, है, उनका बिल्कुल। तरीका, उनका एटीट्यूड, वो इतनी मजे हुए स्वीट शब्दों नहीं, के साथ उनके- अमित शाह को भी लपेट लेती हैं उनकी सदन भाषा में। शैली, उनका मिलने का तरीका, उनके शब्दों का चयन, हिंदी पर उनकी पकड़, ये सब निश्चित रूप से बहुत बेहतर है उनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इसीलिए मैंने कहा कि वो एसेट हैं, खासकर कैंपेन में। याद करिए कर्नाटक का उनका भाषण, जो वो प्रधानमंत्री जी पर उन्होंने कहा था कि भाई एक बार इतनी गालियां आप गिन लीजिए, या पार्लियामेंट में कहा था कि एक बार तय कर लीजिए कि नेहरू जी पर ही बहस हो जाए हमेशा। तो वो सब वायरल उनका एक सारे चुटिलापन जो है उनका। और दूसरा प्रियंका जी का थोड़ा सा शुरू में, असल में कांग्रेस में कई लोग तो एकदम, ये हमारे भारतीय संस्कृति में ये है कि हम लोग वो देखने लगते हैं कि फलाने में ये है, इसकी आत्मा आ गई है। तो उनमें लोग इंदिरा गांधी देखने लगे थे। लेकिन मेरा मानना है, मैं इस तरह नहीं देखता कि इंदिरा गांधी थी, प्रियंका जी हैं। और वो तो बायोलॉजिकल है, नाक मिलती है, चेहरा मिलता है, बाल मिलते हैं, तो वो तो उनकी दादी है, तो नेचुरली उससे क्या मिलेंगी। होगा? हाँ। अब तमाम सारे बड़े नेताओं के बच्चे जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जबकि उन नेताओं में कोई कमी नहीं थी। तो ये तो अल्टीमेटली व्यक्ति को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। बहुत दिन चर्चा बहुत चलती दिन चर्चा रही। चली। अजय राय ने सामने से कह दिया कि मैं अपनी सीट देने तैयार हूं अगर प्रियंका जी चुनाव लड़े। उनके लिए सीट देने में क्या होता है जरा क्या अगर लड़ जाती, मैं भाई देखिए उसमें कोई नुकसान नहीं था उनका। चुनाव लड़ जाती तो मोदी जी का चुनाव बहुत कांटे का हो जाता। मोदी जी हो सकता जीतते भी तो शायद लीड और कम हो जाती, अगर जीतते भी भाई। तो मान लीजिए मोदी जी 50,000 जीतते चुनाव, तो कितना मतलब वो होता। और अगर कहीं प्रियंका जीत जाती तो तस्वीर बदल जाती। और हार जाती तो हार जाती, मोदी जी के सामने हारने गए। जब स्मृति ईरानी से राहुल गांधी हार गए, तो अगर नरेंद्र मोदी से प्रियंका गांधी हार जाती तो कौन सा क्या बड़ी बात थी। उस हार के डर से अरविंद केजरीवाल तो हारी थे ना 2014 में, तो हार के डर से इंदिरा गांधी चुनाव हारी राजधानी से। रिस्क नहीं ले, ऐसा नहीं करना, लेना चाहिए ऐसा रिस्क, नहीं वो चाहे राहुल जी हो चाहे प्रियंका जी हो, रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। इंदिरा जी का तो सीधा सा सिस्टम था कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक ओपन दरबार है, पहले जो 50 आदमी पहुंच जाएंगे बिना अपॉइंटमेंट के, उनकी फिक्सिंग हो जाएगी, सिक्योरिटी वाले चेक कर लेंगे और उनको बैठा दिया जाएगा लॉन में, और वो आएंगी 1 घंटा 1.5 घंटा उनके साथ बैठ के बात करेंगी और वो अपनी बात करेंगे। तो बीच में कोई नहीं था, बीच वाले खड़े रहेंगे, अपनी नोट करते रहेंगे। ये ओपननेस जो है जब नेता में होती, मुलायम सिंह जी बहुत थी, वो एकदम बैठ जाते थे और बुला लेते थे सबको। ये राहुल गांधी को करना चाहिए। इससे क्या उन्हीं का फायदा होगा, फिर वो फीडबैक डायरेक्ट मिलेगा उनको। और पब्लिक में जो कार्यकर्ताओं, खासकर कार्यकर्ताओं के साथ करें, कार्यकर्ताओं को लगेगा कि हमारे नेता से जो है दूरी जो है बहुत घट गई है, हम जब चाहे अपने नेता से मिल हाँ, सकते मुलायम हैं। सिंह यादव तो मैंने कई रैलियों के वीडियोस देखे हैं, वैसे नाम लेके बुला लेते थे, अरे बिटिया कहाँ है तुम्हारी, बेटा कहाँ है। मुलायम सिंह जी बुला लेते थे, चौधरी चरण सिंह बुला लेते थे, चौधरी देवीलाल बुला लेते थे, लालू जी बुला लेते थे, अटल जी जानते थे सबको। ये सब जितने मास लीडर थे, ये इसीलिए मास लीडर बने कि इवन मोदी जी जो है आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं, आज उनके से मिलने जुलने का थोड़ा एक सिस्टम बन गया है। लेकिन ये जरूर है कि अगर आज मैं जाऊँ मोदी जी से मिलने, तो उनको ये याद रहेगा कि लास्ट आपसे कब मीटिंग हुई थी, क्या हुआ। हाँ, तो ये एक नेता, तो ये चीज थोड़ी सी इन लोगों को करनी पड़ेगी। यानी जो मैंने सवाल किया कि रणनीति, राजनीति और नेतृत्व वाली, वो तीनों पे थोड़ा थोड़ा काम करने की जरूरत है। हाँ, नहीं, नेतृत्व का तो ठीक चल रहा है उनका, नेतृत्व में कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने जैसे रूटीन के काम खड़गे जी देख रहे हैं अपना जो है, बाकी वो बेसिक चीज़ जो है ये रणनीति वाली जो बात है। और वही है कि
क्या होता है, आपको आदमी की पहचान भी तब होती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, हो सकता है कुछ धोखा भी खाओ आप, इतने लोगों से तो मिले वो भारत जोड़ो यात्रा वो में। मिलना नहीं है, वो ठीक है, वो अच्छी, वो कवायद अच्छी है जनता के सीधे जुड़ना, लेकिन अपने पार्टी के स्ट्रक्चर में भी जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके वर्कर हैं, जो आपका झंडा लेके चलते हैं, उनके साथ भी आपको समय देना चाहिए। चाहे आप मतलब जो है आप रोज मत दो, हफ्ते में एक दिन तय कर दो कि भाई एक दिन ऐसा है कि जब मैं आगे बढ़ जाऊंगा अपने लॉन में और पहले 100-200 लोग जो आ जाएंगे वो उनको बुला के आप ले आइए और वो अपना फ्रिस्किंग करके और उनसे मैं बात करूंगा 1 घंटा। चलिए, इतनी लंबी बातचीत राहुल गांधी को डिकोड करने की एक छोटी सी कोशिश वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी के साथ हमने की है। अब राहुल का एरा तो शुरू हो चुका है कांग्रेस के भीतर, लेकिन ये एरा सत्ता तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक शायद इतिहास में इंदिरा एरा, राजीव एरा जैसे राहुल का एरा काउंट नहीं होगा। आने वाले चुनावी राज्यों में राहुल के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। संगठन को मजबूत करने की चुनौती, अपने आप को मजबूती से रखने की चुनौती, अपने मुद्दों को जनता के बीच पूरी तरह से ले जाने की चुनौती। इन ढेरों चुनौतियों के बीच में राहुल गांधी 29 में प्रधानमंत्री मोदी के वर्सेस दिखाई पड़ेंगे। यानी ये सारे राज्य जब निपट जाएंगे तो 29 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, वो पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा, ऐसा हम अब से सोच सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी इन चुनौतियों से पार पाएं और जिस तरीके से एक नैरेटिव उनके खिलाफ बनाने की कोशिश की गई, पार्टी के भीतर भी पार्टी के बाहर भी, जिसने उनकी छवि को बहुत डेंट पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, हो सकता हो वो इससे खुद को निकाल पाएं। क्योंकि जैसा कि विनोद सर कह रहे थे कि अब राहुल वो वाले राहुल नहीं है, राहुल बदल चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।